Good evening, all of you. Let everybody join. This is the second consecutive day. अभी भी आज भी इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है. So instead of giving you holiday, it's better to continue with a small chapter. I will start with a small chapter. कैपिटल एंड रेवेन्यू नाम से टॉपिक है. कुछ लोग पहले से ये कोर्स में थे, उन लोग अब ज्वाइन नहीं कर पा रहे. We'll wait for just one more minute and then I'll start. चलो लिखेंगे सब लोग एक नया टॉपिक, एक नया पेज ले लो. आई एम स्टार्टिंग विद अ स्मॉल टॉपिक. I am not starting with bills of exchange today. एक छोटे टॉपिक से शुरू करते हैं. Write the name of the topic, capital and revenue. Capital and revenue. Name of the topic is capital and revenue. See, capital and revenue ये एक छोटा सा टॉपिक है. एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव्स में आएगा.
and you can expect 4 to 5 marks. या तो ट्रू और फॉल्स में होगा या फिर अलग से क्वेश्चन आएगा जहां पे हमको खाली कैपिटल और रेवेन्यू बताना पड़ेगा. सो अ स्मॉल टॉपिक ऑफ 4 to 5 marks, कैपिटल एंड रेवेन्यू. कैपिटल एंड रेवेन्यू, सब लोग हेडिंग लिख दो और चैट बॉक्स ओपन है. जो मैं पूछूंगा वो चैट बॉक्स में तुमको आंसर देना है. सबसे पहले लिखोगे एक्सपेंडिचर्स. कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है, कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स भी होता है. कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू इनकम्स और कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट और लॉस भी होता है. इन शॉर्ट, एक मिनट रुक जाओ. इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, कैपिटल इनकम्स माइनस कैपिटल एक्सपेंसेस, इससे हमको जो मिलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, इससे जो नेट प्रॉफिट मिलेगा उसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट. अगर कैपिटल इनकम माइनस कैपिटल एक्सपेंसेस होगा तो. लेकिन अगर रेवेन्यू इनकम माइनस रेवेन्यू एक्सपेंसेस होगा और उससे जो नेट प्रॉफिट मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट. रेवेन्यू प्रॉफिट. So expenses can be capital. Expenses can be either capital or can be revenue. At the same time, incomes can be capital or revenue. And profit can be capital or revenue. So ये पूरे टॉपिक का नाम ही है कैपिटल एंड रेवेन्यू. दिस एंटायर टॉपिक वी कॉल इट एज कैपिटल एंड रेवेन्यू. सबसे पहले हम लोग कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन इसी पे आता है. लिखो एक्सपेंडिचर्स. एक्सपेंडिचर्स इसको दो पार्ट में डिवाइड करो. नेक्स्ट लाइन को क्लोज कर दो. क्लोज द नेक्स्ट लाइन. उसके नीचे 8 लाइन्स, फर्दर 8 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8. Below that further 8 lines. Below this further 8 lines and middle partition. Middle partition. Middle partition. Yes, are you all ready with this? Chat box is open. मेरे को बताओ ना, जब हम लोग फर्नीचर परचेज करते हैं, जब भी हम लोग फर्नीचर परचेज करते हैं तो हमारी एंट्री आती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. व्हेन वी परचेज फर्नीचर, यहाँ पे लिख लो चाहिए तो. फर्स्ट लाइन तो मैंने क्लोज किया, अभी तक ऊपर कुछ लिखा नहीं है. व्हेन वी परचेज फर्नीचर, यहाँ पे लिखो परचेज ऑफ फर्नीचर. परचेज ऑफ फर्नीचर. और ये बाजू लिखोगे पेमेंट ऑफ सैलरीज. पेमेंट ऑफ सैलरीज. अरे परचेज ऑफ फर्नीचर ये भी हमने कैश में खरीदा है.
फर्नीचर भी हमने कैश में खरीदा है, सैलरी भी हम लोग कैश में पे करेंगे। फर्नीचर भी हमने कैश में खरीदा है, सैलरी भी हम लोग कैश में पे करेंगे। यश नहीं दिख रहा है मेरे को, यश ने ज्वाइन नहीं किया है क्या आज? यस टेल मी, फर्नीचर हमने परचेज किया कैश में तो हमारी एंट्री आएगी, वी विल पास द एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। our entry will be furniture account debit to cash account, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी भी हम लोग कैश में पे कर रहे हैं, तो सैलरी के लिए भी हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, अवर एंट्री फॉर सैलरी, अवर एंट्री फॉर सैलरी पेड विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आई डोंट थिंक किसी को इसमें प्रॉब्लम है, आई डोंट थिंक एनी वन हैव प्रॉब्लम इन दिस। यस बोलो बच्चों। हमने फर्नीचर पे किया, फर्नीचर परचेज किया, अभी पास द एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। सैलरी पे की, एंट्री पास की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। नाउ जस्ट टेल मी ऑल ऑफ यू, फाइनल अकाउंट्स अगर बनाते हैं तो फर्नीचर को कहां पे लिखते हैं हम लोग? फाइनल अकाउंट्स अगर बनाएंगे तो फर्नीचर कहां पे जाएगा? जस्ट आई एम वेटिंग फॉर एवरीबॉडीज आंसर। फाइनल अकाउंट्स के प्रॉब्लम में वेर यू विल राइट फर्नीचर, दोनों में मेरा खर्चा लगा है, मेरी जेब दोनों में ढीली हुई है, हाँ दोनों में मेरी जेब ढीली हुई है। लेकिन जब फाइनल अकाउंट्स बनाते तो सबका आंसर आना चालू हो गया मेरे को। फाइनल अकाउंट्स बनाते तो हम लोग फर्नीचर को शो करते एसेट्स, दिस विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एज एसेट्स, ये हम लोग शो करेंगे बैलेंस शीट में एसेट्स, बैलेंस शीट एसेट्स। अरे खर्चा तो फर्नीचर टू कैश में भी हुआ है, सैलरीज टू कैश में भी हुआ है, सैलरीज टू कैश में भी हुआ है। मेरे को बताओ जरा, फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तब सैलरीज टू कैश, ये सैलरी कहां पे शो करेंगे? वेर यू विल शो सैलरीज? नेक्स्ट आंसर बताओ मेरे को। पेमेंट ऑफ सैलरीज, सैलरीज टू कैश, सैलरी कहां पे डेबिट करेंगे? यस आई स्टार्टेड गेटिंग द आंसर्स, एवरीबडी इज सेइंग पीएनएल डेबिट, everybody is saying P&L debit, very good. Salaries will be debited to P&L, yes I got the answer, P&L debit। P&L debit मेरे को समझाना ये है, यहां पे भी खर्चा हुआ है, यहां पे भी खर्चा हुआ है, दोनों में मेरी जेब ढीली हुई है, दोनों में मेरा एक्सपेंडिचर ही हुआ है, कैश गया है मतलब मेरा एक्सपेंडिचर है। लेकिन एक एक्सपेंडिचर जो है वो जाएगा बैलेंस शीट एसेट्स में, और एक एक्सपेंडिचर है सैलरी जो जाएगा पीएनएल में। सो याद रखना, जो एक्सपेंडिचर, अरे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंडिचर तो डेबिट ही होता है। जो एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में जाता है वो एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। द एक्सपेंसेस विच वी शो इन बैलेंस शीट वी कॉल इट एज, we call these expenses as capital expenditure, this is capital expenditure। और जो एक्सपेंसेस हम लोग पीएनएल में शो करेंगे, जो एक्सपेंसेस हम लोग पीएनएल में शो करेंगे वो एक्सपेंसेस को हम लोग बोलेंगे, दिस एक्सपेंसेस इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो सैलरी टू कैश ये भी खर्चा है, फर्नीचर टू कैश ये भी खर्चा है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर
जो एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाएगा, फर्नीचर बैलेंस शीट आइटम है, सो इट विल बी शोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो एक्सपेंडिचर पीएनएल में जाएगा वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोलो बच्चों, समझा क्या सब लोगों को? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? Expenses which is shown in the balance sheet, expenses which is shown in the balance sheet, जो expenses को हम लोग बैलेंस शीट में शो करेंगे वो expenses को बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो expenses पीएनएल में जाएगा, ट्रेडिंग पीएनएल में जाएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कुछ एक दो एग्जांपल्स और मैं पूछ रहा हूं, अभी लिखना नहीं तुम लोग, लिखना इतना ही है, जितना लिखवा है उतना ही लिखना है। अब एक आध और एग्जांपल्स पूछता हूं मैं, मेरे को बताओ, परचेज ऑफ बिल्डिंग, आई विल पास द एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, खर्चा हो गया। परचेजेस ऑफ गुड्स के लिए एंट्री आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। हाँ बोलो, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है? एक मिनट रुक जाना, घाई मत करना कोई भी। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है? कोई भी घाई नहीं करेगा, रुक जाओ सब लोग। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? मैंने बोला घाई नहीं करोगे, मेरे को इतनी घाई नहीं चाहिए तुम्हारी। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है, वो मेरे को आइडेंटिफाई करना है। मेरा क्वेश्चन है कैपिटल और रेवेन्यू दोनों नहीं, मेरा क्वेश्चन है, मैंने तुमको 2 एंट्रीज दी है, आई हैव गिवन यू 2 एंट्रीज। ये 2 एंट्रीज में बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने तुमको ए और बी का ऑप्शन दिया हुआ है। रुक जाओ, आएगा तुम्हारे पास। आई एम गिविंग यू ए और बी ऑप्शन, लेट्स सी कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर बताओ इसमें से, ए और बी, विच इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? यू हैव द ऑप्शन, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा इसमें से? हाँ, विच इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? Which is the capital expenditure? Yes, time up. Only one person said. This is capital expenditure. I got total 12 students ने आंसर दिया है, उसमें से 11 students said this is capital expenditure. This is capital expenditure and it is absolutely correct. चलो अभी भी शायद क्लैरिटी नहीं आई है, एक बार और ट्राई करके देखते हैं। लेट्स से परचेज ऑफ मशीनरी, माय एंट्री इज मशीनरी टू कैश बैंक, purchase of machinery to cash bank, and payment of rent account debit to cash bank। दोनों में कैश गया है, मतलब दोनों में मेरा खर्चा तो हुआ है, लेकिन एक्सपेंडिचर ये होता है, याद रखना, ये तो कैश बाहर गया है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, my question to all of you, please note me in a hurry to give the answer. My question to all of you, out of this, my question to all of you, ये 2 क्वेश्चन मैंने दिए तुम लोगों को, ये दोनों में से कौन सा, रुको, आई एम क्रिएटिंग। मैंने 2 एक्सपेंसेस दिए, मशीनरी टू कैश बैंक, रेंट टू कैश बैंक। बताओ ये दोनों में से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंसेस? टेल मी, देखते अभी सबको समझता है क्या?
दोनों में से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंसेस? रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन सा? आई हैव नॉट आस्क्ड दिस टाइम कैपिटल एक्सपेंसेस, मैंने पूछा है दोनों में से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंसेस? दोनों में से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंसेस? Yes, this time I got 14 answers, and out of that 11 students have given correct answer and 3 students have given wrong answer. They said this is revenue expenses. बच्चों, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली ए और बी का ऑप्शन दिया तुम लोगों को, स्पेसिफिकली ए और बी का ऑप्शन दिया. हाँ, परचेज ऑफ मशीनरी. अरे सार्थक, यहाँ पे नहीं लिखना है, वहां पे लिखना है. मैंने पोल क्रिएट किया था, वहां पे तुमको आंसर देना है, तो मेरे को स्पेसिफिकली पता चलता है नंबर से. ये तो धड़ाधड़ स्क्रॉल हो जाता है, पता नहीं चलता है किसने क्या बोला. सो नाउ दिस मशीनरी अकाउंट डेबिट, वापस एक बार सुन लो. मशीनरी अकाउंट डेबिट एक्सपेंडिचर डेबिट होता है, ये एक्सपेंसेस होते हैं. ये मशीनरी कहां पे जाएगा? फाइनल अकाउंट्स में. बताओ, ये मेरे को चैट बॉक्स में चाहिए. वेरिएबल राइट मशीनरी इन फाइनल अकाउंट्स. यस एवरीवन, बताओ मशीनरी फाइनल अकाउंट्स में कहां पे लिखेंगे हम लोग? वेरिएबल राइट मशीनरी इन फाइनल अकाउंट्स. यस, फटाफट आंसर आना चालू हो गया. एसेट्स. अगर ये मशीनरी फाइनल अकाउंट्स में एसेट्स में लिखेंगे, so this expenditure is known as capital expenditure. और ये रेंट लिखेंगे पीएनएल में, so this expenditure is known as revenue expenses. so कभी भी कोई एक्सपेंडिचर किया, दोनों में खर्चा तो हुआ है, दोनों में कैश तो बाहर गया है, लेकिन कैश बाहर जाने के वजह से जो डेबिट लिखा है मैंने, वो डेबिट अगर बैलेंस शीट आइटम है देन इट इज कैपिटल आइटम, और वो डेबिट अगर ट्रेडिंग पीएनएल आइटम है तो वो रेवेन्यू आइटम. आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. मैं ट्राई करता हूं एक और पूछ के. आई एम ट्राइंग वन मोर. वेजेस पेड, सो एंट्री आएगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश. And wages paid for installation of machinery. Everybody knows very well. Installation of machinery के लिए अगर wages पे किया है तो बोलेंगे wages account debit to cash. दोनों में पे तो wages ही किया है. यहाँ पे wages पे किया है, यहाँ पे भी wages लेबर को पेमेंट किया है for installation of machinery. बोलो अब इसमें से कौन सा कैपिटल? तुम लोग चैट बॉक्स में डालो ए और बी. कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर? लेट्स सी. अभी इस बार कोई रॉन्ग बोलता है क्या, देखते हैं. इसमें कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ए या बी? ए बी लिखना इजी होता है. कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर? हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर. कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर? एवरीबडी सेइंग ए. सो जहां पे कैश तो इधर भी गया है, लेकिन ये जो डेबिट है ये बैलेंस शीट आइटम है तो ये कैपिटल, और ये ट्रेडिंग आइटम है तो ये रेवेन्यू. सो आई होप नाउ दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलो लेट्स प्रोसीड, हम लोग आगे बढ़ते हैं. सो ये अभी मैं इसमें आगे तुम लोगों को और पॉइंट्स दे रहा हूं. सो परचेज ऑफ फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर डेबिट है, वो बैलेंस शीट एसेट्स में जाएगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. और यहाँ पे जो सैलरीज डेबिट है वो पीएनएल में जाएगा तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस. एक और चीज याद रखना, पीरियड ऑफ बेनिफिट. सब लोग लिखो पीरियड ऑफ बेनिफिट. हाँ, पीरियड ऑफ बेनिफिट. सी आई ट्राइड कि किसी का भी लेक्चर्स मिस नहीं हो. एक दिन ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है, दैट्स द रीजन. मेरे को एक दिन और खराब नहीं करना था, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन पे शिफ्ट कर दिया. आज का 5 to 9 का लेक्चर, एटलीस्ट एक छोटा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. चलो, पीरियड ऑफ बेनिफिट. अब तुम लोग ही बताओ, ये फर्नीचर जो है, ये फर्नीचर हमको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देता है.
फर्नीचर से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिलती है, हम लोग हमारी फाइल्स वगैरह स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। क्या ये सर्विस एक साल ही मिलेगी या एक साल से ज्यादा मिलेगी? लेस देन 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर? कैन वी गेट दिस फर्नीचर विल गिव एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस फॉर लेस देन 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर? फर्नीचर विल गिव मी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। Yes, everybody says more than 1 year. It's enough even if you write more. Everybody says it's more than 1 year. It's more than 1 year. तो याद रखना तुम्हारा आंसर राइट है, लेकिन इससे एक पॉइंट प्रूव हो गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं ना, उसका जो बेनिफिट है, पीरियड ऑफ बेनिफिट इज मोर देन 1 ईयर। पीरियड ऑफ बेनिफिट इज मोर देन 1 ईयर। सो याद रखो, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड, कोई भी एक्सपेंडिचर हमने इनकर किया है टू प्रोवाइड बेनिफिट फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड, कोई भी एक्सपेंडिचर अगर हमने इनकर किया है फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट का मतलब है मोर देन 1 ईयर उसका बेनिफिट मिलेगा। कोई एक्सपेंडिचर का बेनिफिट अगर एक साल से ज्यादा मिलता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहले तो मैंने एंट्री से आइडेंटिफाई करवाया कि फर्नीचर टू कैश बैंक, फर्नीचर बैलेंस शीट में जाएगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। सैलरी टू कैश बैंक, क्योंकि सैलरी ट्रेडिंग पीएनएल में जाएगा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस। लेकिन और एक पॉइंट समझा रहा हूं, अगर कोई एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिला, कोई एक्सपेंडिचर का बेनिफिट अगर एक साल से ज्यादा मिला तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन कोई एक्सपेंडिचर का बेनिफिट अगर एक साल के अंदर अंदर ही खत्म हो जाता है, एम्प्लॉय ने काम किया, पगार दे दी। अरे ऐसा थोड़ी है कि एम्प्लॉय ने मैंने एम्प्लॉय को पगार दी और एम्प्लॉय 5 साल तक एक ही महीने की पगार में काम करेगा, या 1 साल की पगार दे दी और 5 साल तक वो मेरे को काम करते रहेगा, बेनिफिट देता रहेगा। नो, उसने सर्विस दी, मैंने उसको पेमेंट कर दिया। 1 साल की सर्विस, 1 साल का पेमेंट। पहले महीने की सर्विस दी, पहले महीने का पेमेंट। दूसरे महीने की सर्विस दी, दूसरे महीने का पेमेंट। एम्प्लॉइज मेरे पास जो काम करते हैं वो मेरे को सर्विस ही तो देते हैं। वो रोज आके जो काम मेरे को करना चाहिए, मैं उसको डेलीगेट कर देता हूँ। जो काम मेरे को करना चाहिए वो काम वो लोग करते हैं। सो दे गिव मी सर्विस, आई पे देम। सो वो एक्सपेंडिचर जो मैं उनको पेमेंट करता हूँ, उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा नहीं मिलता है कि पेमेंट कर दिया 5 साल तक, एक ही बार पेमेंट किया, 5 साल तक काम करते जा रहे हैं, 1 साल से ज्यादा काम करते जा रहे हैं। सो याद रखना, और एक पॉइंट आया, पीरियड ऑफ बेनिफिट राइट हियर। एनी एक्सपेंडिचर that gives any expenditure that gives benefit for more than 1 year, that gives benefit for more than 1 year, is a capital expenditure. और दूसरा पॉइंट, any expenditure that provides benefit, any expenditure that provides benefit during current financial year only,
is a revenue expenditure. Is a revenue expenditure. Is a revenue expenditure. चलो बेसिक इंट्रोडक्शन तो कर दिया मैंने, बेसिक इंट्रोडक्शन कर दिया मैंने कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंसेस का। अब मैं तुम लोगों को है ना एक और पॉइंट दूंगा, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे हम लोग और उसके बाद में हम लोग एग्जांपल्स चालू कर देंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स है, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। इसको पहले बाजू लिख देना। हम लोग ने ऊपर जो फर्स्ट लाइन क्लोज की थी, यहाँ पे पहले बाजू लिख दो। ऑन द फर्स्ट साइड राइट कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरे बाजू लिखोगे ऑन द अदर साइड राइट, पहले बाजू कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरे साइड लिखेंगे हम लोग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ राइट पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसके नीचे लिखोगे पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर। सी अगर परचेज ऑफ एसेट कर रहे हो, इफ यू आर परचेजिंग एन एसेट, एसेट परचेज करने के टाइम पे जो भी एक्सपेंसेस इनकर किया है तुम लोग ने एट द टाइम ऑफ परचेजिंग एन एसेट, जैसे मशीनरी परचेज की है और मशीनरी परचेज करने के टाइम पे डिलीवरी चार्जेस, फ्रेट चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, हैंडलिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी परचेज की है। मशीनरी परचेज करने के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, हैंडलिंग एंड डिलीवरी चार्जेस। फिर उसके बाद में रास्ते में खराब नहीं हो जाए सो वो केस में लगता है ट्रांजिट इंश्योरेंस। अरे रास्ते में खराब नहीं हो जाए तो हम लोग बनाएंगे ट्रांजिट इंश्योरेंस कराएंगे कि रास्ते में अगर डैमेज हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा देगी, इंश्योरेंस कंपनी हमको पेमेंट करेगी। सो अलग अलग एक्सपेंडिचर्स है, मैंने बताया अलग अलग एक्सपेंडिचर। मशीनरी परचेज करने के टाइम पे डिलीवरी चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, और मशीनरी खरीदने के टाइम पे टैक्स भी देना पड़ता है, जीएसटी। इतने सारे एक्सपेंसेस आ गए, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस, नो चॉइस एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस मैंने दो चॉइस दे दिया है एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी। रुक जाओ, घाई नहीं करना। एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी बहुत सारे एक्सपेंसेस लगे, बताओ ये सारे के सारे एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस है? ये सारे के सारे एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस है? आई हैव क्रिएटेड पोल, यू कैन आंसर देयर। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस है? मशीनरी परचेज करने के टाइम पे डिलीवरी चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग,
हैंडलिंग, इंस्टॉलेशन, ट्रांजिट इंश्योरेंस, इतने सारे एक्सपेंसेस लगे हैं, इतने सारे एक्सपेंसेस लगे। बताओ ये सारे के सारे एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे कौन से एक्सपेंसेस? एक बार और रुक जाओ, एक बार और चांस देता हूं मैं तुम लोगों को। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस? आई एम गिविंग यू वन मोर चांस, वेट फॉर अ मिनट so that I come to know you people have followed things properly. At the time of purchase of asset ये सारे expenses लगे हैं। बताओ ये सारे के सारे expenses कौन से expenses? कैपिटल या रेवेन्यू? कैपिटल या रेवेन्यू? लेट्स सी, आई गेट हाउ मेनी राइट आंसर्स एंड हाउ मेनी रॉन्ग आंसर्स? अभी तक तो एक भी रॉन्ग आंसर आया नहीं है। स्टिल टाइम इज लेफ्ट, एवरीबडी ट्राई आउट, एवरीवन ट्राई आउट, मैक्सिमम सारे के सारे स्टूडेंट्स ट्राई करो। Till now I got 17 answers. Yes, 17 answers and everybody said, sir at the time of purchase of asset जो भी expenditure लगा है वो है capital expenditure. जो भी expenditure लगा है capital expenditure, absolutely correct. तुमने अभी recently depreciation topic किया था और depreciation topic में यही सीखा था, यही तुम लोग ने सीखा था। परचेज के टाइम पे जो भी खर्चा लगेगा सब का सब हम लोगों को एसेट में ऐड करना चाहिए। सो लिखो पॉइंट्स टू रिमेंबर में। पॉइंट नंबर वन, all expenses incurred all expenses incurred all expenses incurred all expenses incurred at the time of purchase of asset, at the time of purchase of asset to make at the time of purchase of asset to make asset at the time of purchase of asset to make asset in ready to use condition, to make asset in ready to use, to make asset in ready to use condition, to make asset in ready to use condition, yes, ready to use condition are known as capital expenditures. Are known as capital expenditures. बच्चों मेरे को एक चीज बोलो ना, मैंने मशीनरी परचेज की, उस पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा। मशीनरी परचेज करने के टाइम पे मशीनरी को मेरे फैक्ट्री तक लाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा। वो एक ही बार लगेगा क्या हर महीना लगते जाएगा? मेरी मशीनरी लाने के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा लगा अब हर महीने लगेगा क्या? क्या बोलते हो आंसर, यस या नो? मैंने मशीनरी परचेज की, परचेज करने के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा, अब वो एवरी मंथ लगेगा? वो एवरी मंथ लगेगा बस या एक ही बार लगेगा? एवरी मंथ और वन टाइम ओनली? यस, आई एम गेटिंग द आंसर। एवरीबडी सेज एक बार लगेगा, वन टाइम ओनली। वेरी गुड, वेरी गुड। सो मैंने मशीन परचेज की, उस पर जो भी खर्चा लगेगा वो एक ही बार लगेगा। दैट एक्सपेंडिचर इज वन टाइम कॉस्ट। तो एक और पॉइंट मेरे को मिल गया, एक और पॉइंट मेरे को मिल गया, दैट all expenses incurred at the time of purchase of asset to make asset in ready to use condition are known as capital expenditures, and these
and capital expenditures are capital expenditures are capital expenditures are non-recurring in nature. नॉन रिकरिंग मतलब बार बार नहीं लगता है. नॉन रिकरिंग इन नेचर. अरे स्टाफ है, सैलरी हर महीने देंगे. तुम मशीन खरीदो या मत खरीदो, स्टाफ रखा है, उसको सैलरी हर महीने देंगे. जगह रेंट पे लिया, भाड़ा हर महीने लगेगा. वो रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं. रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिकरिंग नेचर के होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं. मशीनरी भी रोज थोड़ी खरीदोगे. मशीनरी टू कैश बैंक हर महीने थोड़ी मशीनरी टू कैश बैंक होगा, लेकिन सैलरी टू कैश बैंक एवरी मंथ होगा. सो एक तो ये एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिलता है और ये वन टाइम एक्सपेंसेस होते हैं. जबकि रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, इसका बेनिफिट भी एक साल के अंदर ही खत्म हो जाता है और ये रिकरिंग नेचर के होते हैं. ये रिकरिंग नेचर के होते हैं. तो एक और पॉइंट मिल गया मेरे को. एग्जाम्पल दे रहा हूं तुमको एक. राइट एग्जाम्पल. परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी. मशीनरी रोज रोज परचेज नहीं करते, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. अच्छा, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो वो माइनस करने का. परचेज प्राइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट. याद है कल एक प्रॉब्लम में ट्रेड डिस्काउंट आया था, वो भी मैंने माइनस ही किया था इन्वेंट्री के प्रॉब्लम में. सो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. अब ये मशीनरी परचेज करने के टाइम पे बहुत सारे रिलेटेड एक्सपेंसेस लगने वाले हैं. इसके साथ बहुत सारे रिलेटेड एक्सपेंसेस है. ये मशीन को रेडी टू यूज बनाने के लिए ये सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है. सो लिखो रिलेटेड एक्सपेंसेस. परचेज के टाइम पे जो भी रिलेटेड एक्सपेंसेस है, ये सारे नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं. नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं और ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर. पहला एग्जांपल है इसमें नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस. जब मशीन परचेज करोगे तो उस पर अपने को जीएसटी देना पड़ेगा. नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस. फिर खरीदने के टाइम पे लगेगा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा. ट्रांसपोर्टेशन, मशीन हमने परचेज की है चेन्नई से. सपोज चेन्नई से परचेज किया है तो रोड ट्रांसपोर्ट लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेज इनवर्ड. कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मशीन परचेज करने के टाइम का खर्चा. दिस इज कैरेज इनवर्ड, ऑल्सो नोन एज फ्रेट इनवर्ड्स. कैरेज इनवर्ड्स और फ्रेट इनवर्ड्स. मशीन को रास्ते में संभाल के लाने के लिए लगता है हैंडलिंग चार्जेस. हैंडलिंग चार्जेस ये सारे ट्रांसपोर्टेशन के ही खर्चे हैं. हैंडलिंग चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, और ये सारे वन टाइम एक्सपेंसेस है. डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस के बाद जब मशीन वहां से हम लोग ने ट्रांसपोर्ट के लिए टेम्पो वैन में जब लोड की थी तब लगा था लोडिंग चार्जेस. फिर अपने डेस्टिनेशन पे उतारने के लिए लगा अनलोडिंग चार्जेस.
सो कितने सारे एक्सपेंसेस है, ये सारे के सारे मशीन डेस्टिनेशन तक लाने के लिए, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर रास्ते में डैमेज नहीं हो जाए, सो नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, रास्ते में डैमेज नहीं हो जाए उसके लिए इंश्योरेंस करवाया, एंड वी कॉल दिस एज ट्रांजिट इंश्योरेंस। ये ट्रांजिट इंश्योरेंस, रास्ते में अगर डैमेज हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी हमको लॉस रिकवर करके देगा। ट्रांजिट इंश्योरेंस के बाद हमारे जगह पे आ गई, फैक्ट्री में मशीन आ गई, मशीन फैक्ट्री में आने के बाद एक जगह रेडी करवाई, एक स्टैंड बनवाया, स्टैंड पे मशीन को रखना है, वो स्टैंड बनाने का जो खर्चा लगा वो कि भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको बोला जाता है साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, वी कॉल इट एज साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। फिर मशीन आ गई हमारे पास, फिर इसको इंस्टॉल करवाया, पहले तो वो स्पेयर पार्ट्स फॉर्म में आया था, मशीन वॉज नॉट इन अ मशीन फॉर्म, वो स्पेयर पार्ट्स फॉर्म में थी, तो पहले उसको इरेक्ट करना पड़ा, मतलब वापस से उसको स्पेयर पार्ट्स को जोड़ के, सो मशीन हमने रेडी की, उसको इरेक्ट की, तो इसको बोलते इरेक्शन चार्जेस। फिर इरेक्शन चार्जेस ऑल्सो नोन एज फिक्सेशन चार्जेस। फिर मशीन स्पेयर पार्ट से मशीन बना दी, फिर उसको इंस्टॉल किया तो लगा इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस। ये सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इतना ही नहीं, अब मशीन को एक बार चला के देख लेते हैं, तो चला के देखने का भी तो खर्चा लगता है, उसको बोला जाता है ट्रायल रन कॉस्ट, वी कॉल इट एज ट्रायल रन कॉस्ट। ट्रायल रन कॉस्ट। लेकिन नेट ऑफ इनकम फ्रॉम ट्रायल रन, व्हाट इज दिस इनकम? अरे अपन ने जो मशीन मंगाई थी ना, वो आइसक्रीम बनाने की मशीन थी, तो उससे आइसक्रीम बना के देखा। ट्रायल रन कॉस्ट क्या? आइसक्रीम बनाने के लिए मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री का खर्चा लगा, मटेरियल, अरे वी वांट मिल्क, क्रीम, शुगर, उससे हमने आइसक्रीम बनाई, उस दिन लेबर ने काम किया तो लेबर का कॉस्ट भी आएगा, और आइसक्रीम बनने के बाद में हमारे स्टाफ को ही दी, कोई बेचना थोड़ी चालू किया है, ट्रायल कर रहे हैं हम लोग, दिस इज जस्ट अ ट्रायल रन। सो ये जो हम लोग ने मशीन से बनाई हुआ आइसक्रीम है अपने ही स्टाफ को दी। वैसे ये आइसक्रीम बनाने में खर्चा तो लगा ही है, स्टाफ को देने के बाद में स्टाफ को बोला जरा टेस्ट करके देखो, स्टाफ ने बोला बहुत जबरदस्त आइसक्रीम है, तो हमने बोला जबरदस्त है तो एक काम करो, फर्स्ट टाइम अपने मशीन से कुछ बनाया है, अपने मन से कुछ पैसा दो, शगुन करते हैं ना, 5 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया, 101 रुपया, डिपेंडिंग ऑन योर सैलरी। किसी ने 5 रुपया दिया, किसी ने 11 रुपया दिया, किसी ने 21, 51, किसी ने 101 रुपया दिया, किसी ने 501 रुपया दिया, तो जो खर्चा लगा था थोड़ा तो रिकवर हो गया। सो कॉस्ट में से जो इनकम आ गई वो माइनस कर दो, और जो नेट कॉस्ट है उसको बोलते हैं हम लोग नेट ट्रायल रन कॉस्ट। ये हमारा कॉस्ट है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये सबको जब तुम ऐड करोगे, यू ऐड ऑल दिस टुगेदर, यस बच्चों, ऐड ऑल दिस टुगेदर, एंड दैट गिव्स अस कॉस्ट ऑफ मशीन। इससे अपने को मिलेगा कॉस्ट ऑफ मशीन। और ये सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, वन टाइम कॉस्ट है, दिस इज वन टाइम कॉस्ट। कॉलम बना दो एंड टोटल मार दो, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर।
Yellow. This is total cost of machine. This is total cost of machine. I don't want to hurry up in this topic क्योंकि अपने ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सारे के सारे एक्सपेंसेस रिलेटेड एक्सपेंसेस है, वन टाइम है, नॉन रिकरिंग है. गलती से भी कुछ एक्सपेंसेस और होते हैं. अभी एसेट तो खरीद लिया. ये मशीन सपोज परचेज की थी अपन ने 1 अप्रैल 2026 को, और ये सारे के सारे एक्सपेंसेस उसी दिन के हैं. मशीन भी हमने परचेज की थी 1 अप्रैल 2026 को, और ये सारे के सारे एक्सपेंसेस भी उसी के साथ के हैं. मशीन हमारे यहां तक पहुंचने तक के खर्चे. तो ये तो सारे के सारे कैपिटल. हाँ, 2-4 दिन के अंदर मशीन पहुंच गई होगी, तो ये सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर. लेकिन फिर उसके बाद में तुम एक बाइक परचेज करते हो. मेरे को तुम ही बताओ, एक बाइक परचेज कर रहे हो तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि बाइक तुम्हारा एसेट हुआ. बाइक परचेज करने के टाइम पे जो भी खर्चा लगेगा वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर. लेकिन फिर उसमें हर दिन पेट्रोल भराओगे तो वो पेट्रोल का जो एक्सपेंसेस है वो कैपिटल है क्या रेवेन्यू? वो तुम बाइक के कॉस्ट में ऐड करोगे या पीएनएल में ट्रांसफर करोगे? बाइक के कॉस्ट में ऐड करोगे या पीएनएल? बोलो क्या बोलते हो? हर दिन पेट्रोल भराओगे, दैट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ बाइक और पीएनएल. बोलो. Yes, I am getting answers. सौम्या, जैद, मीर, संयोगिता, प्रणव, श्रुति, आदित्य, एवरीबडी इज सेइंग सर पीएनएल, क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस है ये रिकरिंग एक्सपेंसेस है, और ये जस्ट टू मेंटेन द एसेट इन वर्किंग कंडीशन. सो एक्सपेंसेस खरीदने के बाद जो एक्सपेंसेस लगता है उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस. परचेज ऑफ एसेट के बाद जो एक्सपेंसेस इनकर करते हैं उनको बोला जाता है सब्सिक्वेंट. सब्सिक्वेंट का मतलब है परचेज करने के बाद के एक्सपेंसेस. हाँ, परचेज करने के बाद के जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस एसेट को जस्ट वर्किंग कंडीशन में मेंटेन रखने के लिए किए जाते हैं, और वो सारे रेवेन्यू नेचर के होते हैं, रिकरिंग नेचर के, रेवेन्यू नेचर के. उनको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलते. सो लिखो पॉइंट्स टू रिमेंबर में. पॉइंट नंबर 2, expenses incurred subsequent to purchase. Expenses incurred subsequent to purchase of asset. Expenses incurred subsequent to purchase of asset to maintain subsequent to purchase of asset to maintain the earning capacity, or to keep the asset in working condition. Or to keep the asset in
or to keep the asset in working condition. Or to keep the asset in working condition are considered as revenue expenses. Are considered as revenue expenses. Such expenses are recurring in nature. Such expenses are recurring in nature. वैसे लाइव क्लास लैपटॉप से भी ज्वाइन कर सकते हैं कोई, अभी आज तुम्हारा तो रेगुलर नहीं है इसलिए जैसे चल रहा है चलने दो, बाकी लाइव क्लास कैन बी ज्वाइंड विद लैपटॉप ऑल्सो. So expenses incurred subsequent to purchase of asset to maintain the earning capacity or to keep the asset in working condition are considered as revenue expenses, and such expenses are recurring in nature. Example: day-to-day repairs and maintenance. Day-to-day repairs and maintenance of asset. Day-to-day repairs and maintenance of asset. Day-to-day repairs and maintenance of asset. अगर तुम लोग ने रिपेयरिंग, पेट्रोल, डीजल एक्सपेंसेस को एसेट के कॉस्ट में ऐड करने लगा तो मालूम पड़ा बाइक लाए थे 75,000 का, कुछ मंथ्स के बाद में हो गया 1.5 लाख. तो ये थोड़ी ऐड करते हम लोग बाइक के कॉस्ट में, ये तो सारे उसको वर्किंग कंडीशन में मेंटेन करने के लिए है. चलो ये भी हो गया. So finally, just tell me, परचेज करने के टाइम पे जो भी खर्चा लगा सब कैपिटल. परचेज करने के टाइम पे जो भी खर्चा लगा वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स. लेकिन परचेज करने के बाद एसेट को वर्किंग कंडीशन में मेंटेन रखने के लिए, उसकी अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन रखने के लिए, जो उससे अर्निंग आ रही है वो उतनी आती रहे, मेंटेन करने के लिए जो खर्चा लग गया, सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस एसेट खरीदने के बाद, टू मेंटेन द वर्किंग, टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी, maintain the earning capacity of the asset or to keep the asset in working condition. जो एक्सपेंडिचर लग गया वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस. दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंसेस. लेकिन मैं तुम लोगों को एक पॉइंट और बताता हूं. पॉइंट नंबर 3. कभी कभी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज कर सकते हैं. कैपिटलाइज करने का मतलब है ये एक्सपेंसेस में इनकर कर रहा हूं नॉट एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट. मैंने एसेट खरीद लिया, एसेट खरीदने के कुछ साल के बाद में खर्चा कर रहा हूं, तो ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ही हो गया ना, एसेट खरीदने के बाद का खर्चा. नॉर्मली सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंसेस होता है, लेकिन कभी कभी एसेट खरीदने के बाद के एक्सपेंसेस एसेट के कॉस्ट में ऐड किए जाते हैं. अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो बाद में किया हुआ खर्चा भी एसेट के कॉस्ट में ऐड करना है, उसको पीएनएल में नहीं लेके जाना है. वो दो कंडीशन क्या है जरा लिखो, समझाता हूं. राइट, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स, subsequent expenditures
subsequent expenditures can be added to cost of asset, can be added to cost of asset, can be added to cost of asset, that is can be treated as capital expenditure, that is can be treated as capital expenditure if any of the following condition, if any of the following condition is satisfied. If any of the following condition is satisfied. Yes, if any of the following condition is satisfied. क्या कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है? इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड, क्या कंडीशन है? कंडीशन ऐसा है, ऐसे सच एक्सपेंडिचर्स, कंडीशन 1, I said any of the following condition, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो बाद में किया हुआ एक्सपेंडिचर को भी कैपिटलाइज करेंगे, एसेट के कॉस्ट में ऐड करेंगे, पीएनएल में नहीं लेके जाएंगे. हाँ, कंडीशन 1, those expenses increase the life of, अगर वो एक्सपेंडिचर से एसेट की लाइफ बढ़ जाती है, एसेट की लाइफ इंक्रीज हो जाती है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है. भले ही परचेज के टाइम पे नहीं लगा, बाद में इनकर किया है, बट ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है एंड इट शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट रादर देन डेबिटिंग टू पीएनएल. या फिर और ये एक्सपेंसेस से एसेट की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है. दोज एक्सपेंसेस लिखते जाओ, दोज एक्सपेंसेस increase the earning capacity those expenses increase the earning capacity of the asset. अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एसेट. मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, ये पॉइंट का मैं तुम लोगों को एग्जांपल देता हूं. लेट्स सपोज एक बिल्डिंग है, मैंने एक बिल्डिंग परचेज की, वो बनी बनाई बिल्डिंग मैंने परचेज की, तो परचेज करने के टाइम पे जो भी खर्चा लगा वो तो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है. अब यह परचेज करने के बाद 40 इयर्स निकल गए, 40 साल हो गए. आफ्टर 40 इयर्स बीएमसी का नोटिस आ गया कि वेकेट द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, इसको खाली करो. वेकेट द बिल्डिंग, नाउ इट इज नॉट फिट टू स्टे. मेरा ऑफिस था इधर, तो हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया और कॉन्ट्रैक्टर और एक आर्किटेक्ट को बुलाया. कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट आए, उन्होंने बिल्डिंग का सर्वे किया,
और आर्किटेक्ट ने बोला थोड़ा सा पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बिल्डिंग के पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और एक बार पिलर स्ट्रॉन्ग हो गए उसके बाद में पूरे बिल्डिंग का रीप्लास्टरिंग करना पड़ेगा, पुराना प्लास्टर निकाल के नया प्लास्टर लगाना पड़ेगा. I asked them what will be the cost. They said the cost will be 40 lakhs. 40 लाख रुपए का खर्चा आएगा टोटल. हमने बोला नो प्रॉब्लम, करो, डू इट. सो वो कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट ने प्लान मैप रेडी करके दिया, किस तरीके से करना है, डिजाइन बना के दी, और कॉन्ट्रैक्टर ने पिलर्स को स्ट्रॉन्ग कर दिया, और साथ में पिलर्स के साथ कुछ सपोर्ट में स्टील लगा दिया, आयरन लगा दिया, और रीप्लास्टरिंग कर दिया. उसके बाद में बीएमसी को बोला फिर से चेक करो. बीएमसी ने बिल्डिंग को चेक करके बोला नो नीड टू वेकेट, द लाइफ इंक्रीज बाय 10 years. 10 साल तक कुछ करने की जरूरत नहीं है. फॉर नेक्स्ट 10 years यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. अगले 10 साल तक कुछ करने की जरूरत नहीं है. बोलो बच्चों, क्या बोलते हो? ये एक्सपेंडिचर ने एसेट की लाइफ को इंक्रीज कर दिया. तो ये जो 40 लाख रुपए का खर्चा किया, ये परचेज करने के टाइम पे नहीं, आफ्टर 40 years, 40 साल के बाद खर्चा किया है, 40 साल के बाद खर्चा किया है. बट दिस एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज द लाइफ ऑफ द एसेट. सो कभी कभी सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाते हैं, उनको भी एसेट के कॉस्ट में ऐड करते हैं. ये नॉर्मल रिपेयर्स नहीं है, ये नॉर्मल रिपेयर्स एक्सपेंसेस नहीं है. ये एक्सपेंडिचर ने एसेट की लाइफ को बढ़ा दिया, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. दिस विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर. बच्चों बोलो, समझा या नहीं समझा? यस एवरीबॉडी टेल मी, हैव यू ऑल अंडरस्टूड और नॉट? मैंने तो ये पहला वाला पॉइंट समझा है अभी. तो एक्सपेंसेस परचेज करने के टाइम पे नहीं, कुछ सालों के बाद खर्चा किया है, लेकिन वो एक्सपेंडिचर ने एसेट के लाइफ को बढ़ा दिया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर. तुमको एक एग्जांपल और देता हूं. मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है. हाँ, मेरा बिजनेस ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है. अभी क्योंकि मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, मेरे पास बहुत सारे व्हीकल्स है. आई हैव मेनी व्हीकल्स. और ये जो व्हीकल्स है मेरे पास, ये सारे के सारे व्हीकल्स, अरे मेरे पास जितने भी व्हीकल्स है, ये सारे के सारे व्हीकल्स जो है ना, ये पेट्रोल इंजन के हैं. ये सारे मेरे व्हीकल्स पेट्रोल इंजन के हैं. मैंने ये व्हीकल्स को पेट्रोल इंजन से बना दिया गैस इंजन. गैस इंजन बनाने से फायदा क्या हुआ? अरे पेट्रोल कॉस्टली है. पेट्रोल है 103 रुपीज पर लीटर, और गैस जो सीएनजी गैस है वो मिलती है 80 रुपीज में. सीधा मेरा 23 रुपीज, मेरा सीधा 23 रुपीज बचने लगा. अब मैं पैसेंजर्स और गुड्स ट्रांसपोर्ट करता हूं, तो पहले मेरा कॉस्ट आता था फ्यूल का 103 रुपया, अब कॉस्ट आता है 80 रुपीज. तो बोलो, जब मैं पेट्रोल इंजन से गैस इंजन में कन्वर्ट कराऊंगा, तो मेरे को गैस इंजन का किट लगवाना पड़ेगा. मेरे व्हीकल में गैस इंजन का किट इंस्टॉल कराना पड़ेगा. और ये गैस इंजन का किट है वो 40,000 रुपए का आता है. पेट्रोल इंजन के जगह पे गैस इंजन लगा दिया, 40,000 रुपए का खर्चा है. लेकिन बोलो, ये 40,000 रुपए का खर्चा मैंने परचेज करने के टाइम पे नहीं किया, 5 साल व्हीकल्स को यूज करने के बाद खर्चा किया है. लेकिन डोंट यू थिंक इससे मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई? मेरा खर्चा कम तो मुनाफा ज्यादा ना. अरे पहले खर्चा लग रहा था 1 लीटर का 103, अब लग रहा है 80 रुपया. कॉस्ट सेविंग होने लगा. अगर 200 रुपया मेरे पर डे की इनकम थी, तो पहले 103 रुपया पेट्रोल का चला जाता था, 97 बचता था. अगर 200 रुपए की इनकम है, अब गैस लगती है 80 रुपीज की, तो मेरी इनकम बढ़ के 120 रुपया हो गई. देख लो, 97 से बढ़ गई. माई इनकम इंक्रीज्ड. यस, माई इनकम इंक्रीज्ड.
So don't you think this expenditure increase the earning capacity of the asset? ये जो 40,000 रुपए का खर्चा किया ना गैस इंजन के लिए, गैस इंजन का किट लगवाने के लिए, दैट इंक्रीज माई अर्निंग कैपेसिटी. सो ये जो अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो ये 40,000 को क्या करोगे, पीएनएल और एड टू एसेट. इन शॉर्ट कैपिटल और रेवेन्यू, इन शॉर्ट कैपिटल और रेवेन्यू. बताओ कन्वर्जन ऑफ पेट्रोल इंजन टू गैस इंजन 40,000 रुपया लगा, 40,000 लगा. बोलो क्या बोलते हो, इससे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज. आई एम नॉट गेटिंग मेनी आंसर्स. अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई. अगर अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ये एक्सपेंडिचर को कौन सा एक्सपेंडिचर बोलेंगे हम लोग? यस, वी कॉल इट एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो कभी कभी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स को भी हम लोग एसेट के कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं, उसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर सकते हैं इफ इट रिजल्ट्स आउट इनटू आइदर इंक्रीज द लाइफ ऑफ एसेट और इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एसेट. बच्चों रिडक्शन इन कॉस्ट भी तो इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी है. इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी मतलब कॉस्ट कम होना भी तो इनकम बढ़ना ही है. ब्रैकेट में लिखो रिडक्शन इन कॉस्ट. Reduction in cost is also considered as reduction in cost is also considered as increase in reduction in cost is also considered as increase in earning capacity. Or reduction in cost is also considered as increase in earning capacity. चलो मैंने बेसिक पॉइंट्स करवा लिए, अब मैं एग्जांपल्स पे आ जाऊंगा. मैंने ये बेसिक पॉइंट्स करवा दिए, एक बार मैं रिकैप करवा देता हूं और फिर उसके बाद पहला ट्रू और फॉल्स चालू करेंगे. I am discussing currently expenditures. Expenditures are of two types. Expenditures दो टाइप के होते हैं. एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अगर एक्सपेंडिचर हुआ, अरे टू कैश दोनों एक्सपेंडिचर है, दोनों में जेब डीली हुई, लेकिन वो जो एक्सपेंडिचर तो डेबिट को बोलते हैं, वो जो एक्सपेंडिचर हुआ अगर वो बैलेंस शीट आइटम है तो वो कैपिटल, और एक्सपेंडिचर अगर पीएनएल आइटम है, ट्रेडिंग पीएनएल आइटम है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो विद दिस वन पॉइंट इज क्लियर, परचेज ऑफ एसेट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर whereas expenses revenue, trading P&L expenses paid is revenue expenses. One more point, period of benefit. Any expenditure that gives benefit for more than 1 year is a capital expenditure, and any expenditure that provides benefit during the current financial year only is a revenue expenses. फिर उसके बाद में हमने points to remember में 3 points सीखे. In points to remember, we have learned 3 points. All expenses incurred at the time of purchase of asset. All expenses incurred at the time of purchase of asset to make asset in ready-to-use condition are known as capital expenditures. इनको हम लोग बोलते हैं capital expenditures. और सारे expenditures, ये expenditures non-recurring nature के होते हैं. मैंने तुम लोगों को एग्जाम्पल भी दिया. वी परचेज द मशीनरी, 1 अप्रैल को मशीनरी परचेज की. परचेज प्राइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है.
उसके साथ वो एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए कितने सारे रिलेटेड एक्सपेंसेस है, ये सारे के सारे वन टाइम एक्सपेंसेस है, सारे कैपिटल है. नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, एग्जांपल कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड्स, हैंडलिंग, डिलीवरी चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग, transit insurance, site preparation cost, erection charges, fixation charges, installation charges, ट्रायल रन कॉस्ट, नेट ऑफ इनकम फ्रॉम ट्रायल रन, ये सब ऐड करेंगे. इन सब को ऐड करके मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. और ये सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स. ऑल दिस एक्सपेंडिचर्स आर कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स. फिर वो expenses incurred after the purchase just to maintain the earning capacity or to keep the asset in working condition. Maintain the earning capacity, increase in earning capacity नहीं, increase in life नहीं, just to maintain the earning capacity and to keep the asset in working condition. तो ये repairs and maintenance expenses होते हैं, ये revenue nature के होते हैं और ये P&L में डेबिट होना चाहिए. दिस शुड बी डेबिटेड टू P&L. लेकिन कोई भी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर अगर एसेट के लाइफ को बढ़ा दे, इट इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ एसेट, या फिर एसेट के अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा दे, रिडक्शन इन कॉस्ट भी इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी होता है. कोई भी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर अगर लाइफ या अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है. भले ही एसेट खरीदने के बाद खर्चा हुआ है, लेकिन दैट विल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट. दैट विल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट. चलो बच्चों, मैंने रिकैप करवा दिया. अब हम लोग इस पे एग्जांपल्स करना चालू करते हैं. वी विल स्टार्ट एग्जांपल्स ऑन दिस. सी, पहला एग्जांपल लिखोगे, से ट्रू और फॉल्स. एक लाइन छोड़ के लिख दो. लीव अ लाइन एंड राइट से ट्रू और फॉल्स. से ट्रू और फॉल्स. नंबर 1, मोस्टली ये तुम्हारे ट्रू और फॉल्स में ही आएगा. मोस्टली ट्रू और फॉल्स में ही आएगा. लिखो, ओवरहॉइल एक्सपेंसेस. वैसे ओवरहॉइल का मतलब होता है थरो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस. थरो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस. ओवरहॉइल expenses, overhaul expenses of second hand, overhaul expenses of second hand machine purchased. तुमने मशीन परचेज की है सेकेंड हैंड, और परचेज करने के टाइम पे उस पर थरो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा किया है. आर रेवेन्यू एक्सपेंसेस. आर रेवेन्यू expenditure. I want your answer. Tell me, this is true or false. Either T और F लिख सकते हो. Tell me, this is true or false.
फॉल्स 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 कहाँ से चालू हुआ है? लेट मी सी. ये चालू हुआ है इधर से. रचित फॉल्स, कौशिका फॉल्स, मेगन फॉल्स, मीर, यश, everybody says false because at the time of purchase जो भी खर्चा लगता है वो सारे के सारे एक्सपेंसेस हमको ऐड करने चाहिए टू द कॉस्ट ऑफ एसेट. हमको सारे के सारे एक्सपेंसेस ऐड करने चाहिए टू द कॉस्ट ऑफ एसेट. सो दिस इज फॉल्स. दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर. वेरी गुड. लिखो फॉल्स. रीजन के साथ लिखेंगे. ओवरऑयल एक्सपेंसेस इनकर्ड. Overall expenses incurred to make second hand machine overall expenses incurred to make second hand machine ready to use. Second hand machine ready to use will give long term benefits. Will give long term benefits. It is a capital expenditure. It is a capital expenditure. It is a capital expenditure. Yes, it is a capital expenditure. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल. एक लाइन छोड़ के लिखो. नंबर टू. मनी स्पेंट. हाँ, मनी स्पेंट टू रिड्यूस working expenses. Is revenue expenses. बोलो क्या बोलते हो? मनी स्पेंट टू रिड्यूस working expenses. Is a revenue expenses. बोलो true or false. सब लोगों का आंसर फॉल्स आ रहा है और बराबर ये फॉल्स ही है, क्योंकि अगर खर्चा कम होएगा तो इनकम बढ़ेगी. और कोई भी एक्सपेंडिचर अगर इनकम बढ़ाने के लिए कर रहे हैं या एसेट की लाइफ बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. चलो, वेरी गुड. आज सब राइट आंसर दे रहे हैं, मतलब सब एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं. आज रोज मेरे से सुनते रहते हैं, लेकिन आज एबनॉर्मल बिहेवियर है सबका. आज राइट आंसर्स आ रहे हैं. लिखो. रिड्यूसिंग वर्किंग एक्सपेंसेस
ये तो ज्वाइन ही नहीं किया। एक वो राहुल प्रजापति गुल है, दक्ष क्लास में आया था, यहाँ तो दिखता नहीं है मेरे को। आई कैनॉट सी हिम हियर। False. Reducing working expenses. Reducing working expenses will give. Reducing working expenses will give long-term benefits. Will give long-term benefits. That increase in earning capacity. That is increases earning capacity. So any expenditure incurred to reduce any expenditure incurred to reduce working expenses incurred to reduce working expenses is a capital expenditure. Is a capital expenditure. चलो एक एग्जांपल और देता हूं, देखते हैं कितने लोग राइट आंसर देते हैं. लीगल फीस. Legal fees paid to acquire property is a capital expenditure. Legal fees paid to acquire property is a capital expenditure. Is a capital expenditure. क्या बोलते हो? आंसर आना तो चालू हो गया है. सब ट्रू बोल रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है एसेट खरीदने के टाइम पे जो भी खर्चा लगता है, एसेट खरीदने के टाइम पे जो भी एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं हम लोग, वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो एब्सोल्युटली करेक्ट. योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एकदम करेक्ट आंसर है. चलो करेंगे, लिखते हैं. कैन वी राइट? लिखो ट्रू. तुम लोग ने भी सबने आंसर ट्रू ही दिया है.
यस, आंसर इज ट्रू. अभी और किसका आया लास्ट में? हाँ, श्रुति. श्रुति पवार. यस, करेक्ट. स्मिथ करेक्ट है. आदित्य करेक्ट. सबका आगे आंसर. राइट ऑन. ट्रू. नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस होते हैं. लीगल फीस पेड. Legal fees paid on acquisition of property legal fees paid on acquisition of property is non-recurring in nature. Is non-recurring in nature and incurred to possess ownership right. Incurred to possess ownership right of the property. Incurred to possess ownership right of the property. Yes, incurred to possess ownership right of the property. So everybody has done it correct. सबका आंसर राइट है. जरा एक मिनट रुकना. एक और एग्जांपल दे रहा हूं. आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल. अभी ऐसे एग्जांपल्स चालू ही रहेंगे. एग्जांपल नंबर 4. लिखते जाओ. अमाउंट पेड एज लॉयर्स फीस. अमाउंट पेड एज lawyers fees to defend a suit. Suit means the case. Amount paid as lawyers fees to defend a suit claiming that firm's factory site belong to firm's factory site belong to plaintiff's land. Belong to plaintiff's land. Belong to plaintiff's land. हमारे फर्म की जो फैक्ट्री साइट है, जो क्लेम कर रहा है, बोलता है उसकी है, और इसको डिफेंड करने के लिए हम लॉयर को फीस दे रहे हैं. हमने कोई जमीन खरीदने के टाइम पे लीगल एक्सपेंसेस नहीं इनकर किया है. हमारी जमीन कोई और हथियाना चाहता है, हमारे पास से लेना चाहता है, तो हमने एक लॉयर को हायर किया है कि हमारा केस फाइट करो, हमारा केस. तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं. देखते हैं अभी इसमें राइट आंसर आता है क्या.
सभी फॉल्स बोल रहे हैं, सभी फॉल्स बोल रहे हैं, क्योंकि नंबर वन, एक तो ये लैंड को हमारे पास ही रहे, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है, और इसमें ये खर्चा करने से कोई लाइफ और अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी जमीन की। ये मेंटेनेंस कॉस्ट है ताकि जमीन हमारे पास रहे, और रिकरिंग नेचर का है, जब तक केस नहीं सल्टेगा तब तक देते रहना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस। मैं बोला ना, आज सबका बिहेवियर एबनॉर्मल है। राइट ऑन फॉल्स, दिस एक्सपेंडिचर। आज सब राइट आंसर दे रहे। हाँ, दिस एक्सपेंडिचर is maintenance expenses. This expenditure is maintenance expenses. There will be no increase in there will be no increase in earning capacity. There will be no increase in life or earning capacity of the asset. Life or earning capacity of the asset. So, such expenses are considered as revenue expenses. So, such expenses are considered as revenue expenses. So, such expenses are considered as revenue expenses. Such expenses are considered as revenue expenses. Are considered as revenue expenses. चलो बच्चों, I hope everybody understood up till now. जो जो मैंने एग्जांपल्स करवाए सबको समझ में आया होगा। जरा रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। बच्चों वेट फॉर अ मिनट, 1 मिनट, खाली 1 मिनट दे दो मेरे को।
बच्चों एक ब्रेक ले सकते हो यहाँ पे और हम लोग कंटिन्यू करेंगे. यू कैन टेक अ ब्रेक, टेक अ हाफ एन आवर ब्रेक. उसके बाद में यू कैन ज्वाइन अगेन. हाफ एन आवर का ब्रेक ले लो, आधे घंटे का ब्रेक, और 7:15 को हम लोग वापस से चालू करेंगे. सेकेंड सेशन हम लोग 7:15 को चालू करेंगे. ऑल ऑफ यू कैन टेक अ ब्रेक. मैं ये सेशन यहाँ पे एंड करूंगा. यू ऑल कैन लीव and join again at 7:15.